राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज से हम आरबीएससी की जो बुक्स हैं 6 से लेकर 10 तक उनको कंप्लीट करवाएंगे पहले, जो कि रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और आरएस के लिए बेहद उपयोगी होगी। संस्कृति क्या है, अध्याय नंबर 21, ये पहला लेसन होगा हमारा। पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास आरबीएससी की बुक को। किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है। संस्कृति ही किसी देश की कल्चर, कला और दुर्ग, महल, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जो उसकी संपूर्ण मानसिक पहचान को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति या राज्य के सुकृत्यों या सुकार्यों का परिणाम नहीं होती। मतलब एक राज्य, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति या किंग हो, उससे नहीं है। ये पूरी ही सभी लोगों के जो किए गए सुकार्य, अच्छे कार्य, उसका परिणाम मात्र होती है। एक व्यक्ति से नहीं संबंधित नहीं होती है, अपितु अनगणित ज्ञात व अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन, वो चिंतन करते रहते हैं, दर्शन देते हैं, अपने अपने अपनी फिलॉसफी, अपने अपने सिद्धांत, कार्य परंपराओं का परिणाम होती है। मानव द्वारा सृजित कला, शिल्प, स्थापत्य, साधना, संगीत, नृत्य, व्यक्तिगत जीवन के नियम, आस्था आदि विषय भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि संस्कृति क्या है। प्री के अकॉर्डिंग तो इसमें से अभी कुछ भी नहीं है, या रीट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। मेंस में पूछ सकते हैं संस्कृति क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देश और काल, संस्कृति के स्वरूप में मानवीय प्रयत्नों में बदलाव आते रहे हैं। इस प्रकार संस्कृति का विकास होता रहा। पिछले अध्यायों में हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम प्राचीन काल की कला, शिल्प, स्थापत्य और साहित्य के बारे में जानेंगे। स्तूप, ये स्तूप हैं। स्तूप बहुत प्राचीन समय में बनाए जाते थे, मतलब बहुत प्राचीन समय, मतलब बुद्ध के टाइम पर बनाए जाते थे। अस्थियां जो होती थी उनके ऊपर मिट्टी या ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार टीलों को स्तूप कहा जाता था। ये क्या होते थे, अस्थियों के ऊपर बनाए जाते थे मिट्टी और ईंटों से, और अर्ध गोलाकार होते, मतलब गोलाकार पूरे नहीं होते थे, अर्ध गोलाकार होते, उन्हें स्तूप कहते थे। स्तूप जो होते थे, प्रारंभिक स्तूप जो होते थे, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। मतलब इसको हम एक शब्द में कहें तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। कहते हैं कि सांख्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, सांख्य के प्रेरणार्थ थे गौतम बुद्ध, उन्होंने उनके अवशेषों को स्तूपों में रखा जाए। उन्होंने कहा था कि उनके जो अवशेष बचे लास्ट में, वो जब जाएं संसार से, तो उनके अवशेषों को स्तूपों में रखा जाए। तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया। स्तूप में एक धातु मंजूषा में बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। स्तूप साधारणतः स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता था। मतलब इनकी पूजा की जाती थी स्तूपों की, स्मारक नहीं होता था, कि इसको एक पवित्र मानते थे, पवित्र स्थल। इस शुरू में हो सकता है कि स्तूप महज एक टीला हो, लेकिन कालांतर में इसका आकार ईंट और पत्थरों से बढ़ाए जाने लगा। इसके ऊपर छत्र भी लगा दिया गया, स्तूपों के ऊपर छत्र भी लगा दिया गया, और स्तूपों के चारों ओर जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसे कहते हैं वेदिका। गलियारे को प्रतिमाओं से सजाया जाने लगा। अब इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताया जाता है, जो भी रीड के अकॉर्डिंग आ सकता है, कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला। सांख्य मुनि गौतम बुद्ध का संबंध भी स्तूपों से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्तूप क्या है, साधारण स्मारक न होकर एक पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान माना जाता था। और स्तूपों के चारों ओर क्या होता है, प्रदक्ष प्रदक्षिणा पथ होता है, उसे क्या कहते हैं हम, वेदिका।
वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम से श्वेत पाषाण संगमरमर से निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप है। अगर सबसे प्रसिद्ध स्तूप की बात करें तो अमरावती का स्तूप है, जो कि संगमरमर से बना हुआ है, कृष्णा नदी के पास है और आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप भी बहुत प्राचीन है। सांची का स्तूप भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्राचीन है। सांची का महास्तूप अपने स्थान पर आज भी स्थित है। कितनी बड़ी बात है, इतने दिनों तक भी आज भी सुरक्षित है। किंतु भारहूत के स्तूप के अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित हैं। भारहूत का स्तूप भी एमपी में है। चैत्य और बिहार, पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया गया। कुछ गुफाएं पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया। इसे पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। जो भिक्षु होते थे उस समय, जिन स्तूपों का निर्माण पूजा के लिए करते थे, तो उन्हें कहते थे चैत्य। कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए भी होता था। ऐसी गुफाएं विहार कहते थे। और कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षु बौद्ध भिक्षु होते थे, वो रहने के लिए भी करते थे, उन्हें कहते थे विहार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चैत्य क्या होता है। चैत्य जो होते थे, जो पाषाण स्तूप होते थे और वो पूजा स्थल के रूप में होते थे। विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और अपने दैनिक विचार विमर्श करते थे। विहार 2 या 3 मंजिला होते थे, मतलब 2 से 3 मंजिला होते थे विहार। विहार में ठहरने के अलावा भिक्षु पढ़ाई करते थे, ध्यान करते थे, अनेक विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इनके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। गुफाएं कार्ले, भांजा, अजंता, एलोरा, कनेरी को देखने को मिलती है। स्तूप चैत्य विहारों की दीवारों को मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित किया गया था। मतलब जो स्तूप हैं, जो चैत्य हैं, वो विहार, इनकी दीवारें जो होती थी मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित होती थी। इन मूर्तियों के चित्रों के विषय बुद्ध की जीवन की घटनाएं, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं। गुफाओं में स्वतंत्र रूप से कहीं पशु पक्षी प्रकृति का अलंकरण भी किया गया है। स्तूपों का निर्माण राजा, सृष्टि, व्यापारी तथा अन्य लोग दान देते थे। निर्माण मतलब इनका योगदान रहता था, राजा का, सृष्टि का, व्यापारी का। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि चैत्य क्या है। चैत्य जो होते थे वो स्तूपों का निर्माण पूजा स्थल के रूप में किया जाता था, उन्हें चैत्य कहते थे। बिहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, जहाँ विचार विमर्श करते थे, ध्यान करते थे, उसे कहते थे बिहार। जातक क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं कहलाती हैं जातक। अजंता की गुफाएं, ये अजंता गुफा का दृश्य है। अजंता की गुफाएं प्राचीन स्थापत्य, शिल्प, चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण को देखने को मिलती है। जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें प्राचीन स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी घाटी को में पहाड़ काटकर 2 सदी ईसा पूर्व बनाई गई। तो अजंता की गुफाएं हैं 2 सदी ईसा पूर्व। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी के पास है। हर गुफा से नीचे नदी तक जाने के लिए सीढ़ी काटी गई है। कुल 29 गुफाएं हैं अजंता में। कितनी गुफाएं हैं अजंता में? 29 गुफाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 5 गुफाएं पूजा स्थल हेतु चैत्य, बाकी गुफाएं भिक्षुओं को रहने के लिए विहार हैं। मतलब 29 गुफा थी, 29 में भी 5 तो चैत्य थी और अन्य क्या थी? विहार थी। 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। तो 490 ईस्वी के आसपास अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। ऐसा लगता है कि मानो अजंता का इस्तेमाल करने वाला सारा समुदाय छोड़कर एलोरा की तरफ चला गया। एलोरा की तरफ चला गया। एलोरा को स्थानीय भाषा में बेल्लूर कहा जाता था। उस समय का व्यापारिक मार्ग था। तो एक बार और देख लेते हैं। मोस्ट अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है
औरंगाबाद ज़िले में है। बागौरा नदी के किनारे हैं। ये मोस्ट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। कि क्वेश्चन आ सकता है अजंता में कितनी गुफाएं, 29 गुफाएं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने चैत्य हैं, 5 हैं। अन्य बिहार हैं। 490 ईस्वी के बाद अजंता गुफाओं को त्याग दिया गया। अब अजंता को छोड़कर कहाँ चले गए थे, एलोरा की तरफ चले गए थे। एलोरा का स्थानीय स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बेलूर कहते हैं। अजंता में भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए पहले पहाड़ की खुरदरी दीवारों को तैयार किया जाता था। अजंता के भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए पहले पहाड़ों की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। इसके लिए खड़ियाँ, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर सड़ाया जाता था। इन सभी को मिलाकर पीसकर प्लस्तर हेतु गाढ़ा लेप तैयार कर 1 इंच मोटा प्लस्तर दिया जाता था, जिससे क्या है वो सपाट हो जाए। इसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद चूने को घोलकर चढ़ाया जाता था। इसके बाद लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बनाकर उसमें रंग भर दिया जाता था। चित्र में रंग भर देने और काली रेखाओं से पक्का चित्र बनाए जाने के बाद कन्नी से पीटा जाता था, जिससे रंग की दीवारों की गहराई तक बैठा जाता था। पॉलिश की जाती थी। इस विधि को फ्रांसिस्को या भित्ति चित्र कहा जाता है। फ्रांसिस्को या भित्ति चित्र कहा जाता है। भित्ति चित्र होते हैं दीवार पर बनाए गए चित्र। अजंता की गुफाएं बने चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की चित्र परंपरा ने पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन की चित्र परंपरा को बहुत प्रभावित किया। मतलब अजंता की गुफाओं में बने चित्रों ने पूर्वी एशिया जैसे जावा है, सुमात्रा है, मलेशिया है, श्रीलंका है, चीन आदि की परंपराओं को बहुत अधिक प्रभावित किया है। अजंता की गुफाओं के भीतर चैत्यों में निर्मित स्तूपों पर बुद्ध के चित्रों और बुद्ध के समय अनेक कथाओं का चित्रण भी किया गया। मतलब अजंता की गुफाओं का संबंध भी बुद्ध से है। पुष्पी अलंकरण तथा पशु पक्षियों की आकृति सजाया गया है। हिंदुस्तान में मूर्ति कला का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से मृल मृन शिल्पों, धातु और पसार निर्मित प्रतिमाओं से होता है। तो मूर्ति कला का प्रारंभ होता है सिंधु सरस्वती सभ्यता से। भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से शुरू होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन। भारतीय मूर्ति कला का जो वास्तविक स्वरूप है मौर्य काल से प्रारंभ हुआ, और हिंदुस्तान में जो मूर्ति कला का निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वो सिंधु सरस्वती सभ्यता से हुआ था। पत्थर तराशकर मूर्ति बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता में भी मौजूद थी। पत्थर तराशकर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। सम्राट अशोक के सारे मौर्य साम्राज्य में पत्थर तराश तराश कर अलग अलग स्थानों पर शिलालेख रखे गए, जिनमें साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में, सम्राट के विचारों के बारे में उल्लेख था। लगता है कि शिलालेख दारा सम्राट द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम था। मतलब कि इस प्रकार लोग इनके माध्यम से उनकी उपलब्धियों को बताते थे, इनके बारे इनसे। इसी तरह मौर्य काल से ही अनेक पत्थरों पर स्तंभ या उसको कहते हैं लाट खंबे खड़े किए गए, जिन पर सम्राट का संदेश होता था। कई स्तंभों पर पशुओं जैसे सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी की बहुत सुंदर मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनती थी। सारनाथ की लाट और मेहरौली का लोह स्तंभ तत्कालीन कला का अभूतपूर्व उदाहरण था। अच्छा क्वेश्चन है। सारनाथ की लाट प्रसिद्ध है और मेहरौली का लोह स्तंभ प्रसिद्ध है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला है उसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए हैं। तो जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है मिला है उसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए हैं। उसके शीर्ष भाग पर उत्कीर्ण इतने आकर्षक और सुंदर हैं, उसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। इतना सुंदर था ये सारनाथ का अशोक स्तंभ, इसको भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इस स्तंभ के सिरों पर 4 शेर 4 दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हैं, जो राष्ट्र की शक्ति और शौर्य का प्रतीक हैं। नीचे गोलाकार चौकी है, देखो नीचे क्या है,
गोलाकार चौकी है। इसके उभारदार चक्र पर बैल है, घोड़ा है, हाथी और शेर है। ये बैल है, घोड़ा है, हाथी और शेर है। अशोक का स्तंभ दुनिया की अशोक का स्तंभ शीर्ष दुनिया की मूर्ति कला का अपना विशिष्ट स्थान रखता है। स्तंभ और मूर्तियों पर औपेदार पॉलिश की गई है। इस काल में स्वतंत्र मूर्तियां भी बनी हैं। ये मौर्य काल का उदाहरण है सभी। पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज से चबल धारनी की मूर्ति, पटना और परखम से प्राप्त यक्ष, ये आर.एस. प्रीम की बार क्वेश्चन आया था। लोहानपुर से प्राप्त मानव धड़, मौर्यकालीन शिल्प कला का वैभव का प्रमुख उदाहरण है। ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज के पास चबल धारनी की मूर्ति मौर्य काल का उदाहरण है। पाटना व परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति भी मौर्य काल का उदाहरण है। लोहानपुर से प्राप्त मानव धड़ भी मौर्यकालीन शिल्प कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी। कुषाण काल में ही सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी, जो भारतीय कला को इस युग की सर्वोत्तम देन है। इस काल की कला के गांधार और मथुरा मुख्य केंद्र थे। कुषाण काल में जो मुख्य केंद्र थे वो थे गांधार और मथुरा। गांधार और मथुरा में बौद्ध हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों, शिव के दो रूप, एक लिंग दूसरा मानव रूप के साथ साथ कृष्ण बलराम, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की मूर्तियों को भी देखने को मिलती हैं। यहाँ यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति भी मिलती है। मथुरा ये कुषाण काल का उदाहरण है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। कुषाण काल में दो मुख्य केंद्र थे, गांधार और मथुरा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी है कुषाण काल में। गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार जो थे वो यूनानी थे। कौन से थे गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार? यूनानी थे। लेकिन उनकी कला का आधार भारतीय विषय थे, लेकिन जो उनकी थीम थी वो भारतीय विषय थी। गांधार मूर्तिकला में बुद्ध की मूर्तियों के सिर घुंघराले, जुड़े में बंद हुए बाल प्रभामंड उकेरा गया है। मतलब बुद्ध की मूर्तियों के सिर जो हैं घुंघराले, जुड़े हुए, बंधे हुए बाल हैं, प्रभा मंडल उकेरा गया है। इन मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शिता और सजावटों का यथार्थ प्रभाव भी आया है। गुप्त काल में चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर निर्माण, अनेक प्रमाणित शास्त्रों की रचना भी हुई है। इस काल की मूर्तिकला भारतीय तत्वों से उत्प्रेरित थी। इस काल में तीन प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की अनेक मूर्तियां बनाई गई। मतलब गुप्त काल में हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की मूर्तियां भी बनाई गई। इस काल में बनी मूर्तियां हिंदू धर्म से संबंधित शेषनाग या सैया पर विश्राम करते हुए विष्णु, ये मंदिर है देवगढ़ मंदिर, झांसी उत्तर प्रदेश में। सैया पर विश्राम करते विष्णु का मंदिर है देवगढ़ मंदिर, झांसी यूपी में। ये गुप्त काल का उदाहरण है। शिव पार्वती त्रिमूर्ति आदि प्रमुख हैं। सारनाथ स्थित धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में पद्मासन में बैठे बुद्ध की प्रतिमा, ये भी गुप्त काल का उदाहरण है। सारनाथ स्थित धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में पद्मासन पर बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, ये भी क्या है? इसका उदाहरण है। भारतीय कला को इतिहास के इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्ण काल है। साहित्य, कहानी, काव्य साहित्य गिने जाते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि इन्हें सुना और बोला जाता था। वैदिक साहित्य को हम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। इससे रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था। सही उच्चारण के साथ अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया जाता था। साहित्य लिखने का प्रारंभ 4वीं सदी ईस्वी में शुरू होता है। प्राचीन भारत का साहित्य कई तरह का था। कुछ धर्म से संबंधित था, जैसे कि वैदिक साहित्य। कुछ धर्म को लेकर कहानियाँ थी, जैसे जातक कथाएं, जिनके बारे में पहले हम जान चुके हैं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कहलाती हैं। अनेक काव्य कथाएं धर्म अलावा भी थी।
रामायण और महाभारत प्रसिद्ध काव्य हैं। रामायण और महाभारत क्या है? काव्य, महाकाव्य हैं। महेश्वरी वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण रामायण है, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। उसमें अयोध्या के राजकुमार श्री राम की साहसिक कार्यों, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन की महाकथाएं हैं। श्री राम के जीवन की कथा हिंदुस्तान के अलावा पूर्वी एशिया में भी फैली। आज श्री राम की कथा हिंदुस्तान के कोने कोने, साथ साथ संपूर्ण पूर्वी एशिया, विश्व के विभिन्न भागों में सुनी और मंचित की जाती है। महेश्वरी वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुरु परिवार के बीच लड़े हुए युद्ध से संबंधित गाथा है। महाभारत में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन को दिए गए महान संदेश जो प्रासंगिक हैं, उसे भगवत गीता के रूप में संग्रहित किया गया है। तो महाभारत का ही एक संग्रहित रूप है भगवत गीता। हम अगली कक्षा में जानेंगे कि किस तरह गीता में भक्ति धारा का स्रोत निहित है। दक्षिण के मदुरई शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। तो संगम साहित्य कैसे कहते हैं? दक्षिण भारत के मदुरई शहर में जो तमिल भाषा में साहित्य लिखा गया उसे संगम साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य आज भी जीवित है। संस्कृत में गुप्त काल के कवि कालिदास के अनेक काव्यों की रचना की थी। तो उस गुप्त काल के कवि थे कालिदास, जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय नवरत्नों में शामिल थे। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी खेले जाते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। कालिदास ने अपने संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का, कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत का भी और प्राकृत भाषा का भी इस्तेमाल किया है। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। उच्च वर्ग के शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि बाकी प्राकृत बोलते थे। इससे इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अब तक भारत के गैर संस्कृत प्राकृत भाषा को काफ़ी प्रचार हो गया था। कालांतर में इन्हीं प्राकृत भाषाओं से हमारी वर्तमान भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। भरत का नाट्यशास्त्र इस काल की प्रमुख रचना है, जो नाट्य, नर्तन, अभिनय, संगीत कलाओं की जानकारी देता है। इसी काल में विष्णु धर्मोत्तर पुराण बहुउपयोगी ग्रंथ रचना हुई। पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव लिखी है कालिदास ने। मृच्छकटिकम लिखी है क्षुद्रक ने। अमरकोश लिखी है अमर सिंह ने। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका लिखी है हर्ष ने। हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। शिल्पाधिकारम इलागो अडिगल ने लिखी है। मणिमेखलाई शीतलई सतनार, एक बार और देख लेते हैं। पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव लिखी है कालिदास ने। मृच्छकटिकम लिखी है क्षुद्रक ने। अमरकोश लिखा है अमर सिंह ने। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका लिखी है हर्ष ने। हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। शिल्पाधिकारम इलागो अदिगल। मणिमेखलाई शीतलाय सातनार। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत उन्नत था। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक ने लिखा था, जो महान चिकित्सक था। इसमें दवाओं और बीमारियों के इलाज का वर्णन है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा मतलब संबंधी जानकारी संग्रहित है। 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता को अरबी में अनुवादित किया गया था। इस तरह हिंदुस्तान से पनपा चिकित्सकीय संबंधित ज्ञान अरब प्रदेशों में पहुंचा, अरबों का यूरोप में पहुंचा। आर्यभट्ट अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में खगोल शास्त्र के बारे में बताया है। भारत के खगोल विज्ञान की महानता को दर्शाया है। सबसे पहले आर्यभट्ट ये बताता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह भी बताया कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। विनय पटिक बौद्ध ग्रंथ है विनय पटिक, भिक्षुओं के नियमों का संग्रह है विनय पटिक में। सुत्त पटिक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम पटिक में दर्शन एवं सांसारिक ज्ञान का विषय है। अभिधम पटिक दर्शन है, सांसारिक ज्ञान है। सुत्त पटिक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पटिक में भिक्षुओं के नियमों का संग्रह है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें।